कल कहाँ तक कर लिया था बताओ। वॉइस आ रही है आपको मेरी? कल हमने कहाँ तक कर लिया था बताओ। हमने और तो इफेक्ट कर लिया था ना। अच्छा, हाइपर कॉन्जुगेशन भी कर लिया था। कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ मैं आपको, है ना, हाइपर कॉन्जुगेशन वगैरह से। एक बार नवीन देखते रहना, है ना, अगर दिक्कत हो तो यूट्यूब वाले को देखना। देखो इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग। एक मैंने कल आपको ऑर्थो इफेक्ट समझाया था, एक क्वेश्चन दोबारा से। अब पता नहीं वो क्या हमने लिखा था, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अब इसमें हमने ना कल 1 2 3 4 कर लिया था, तो एक आइडिया नहीं लग पाया मुझे कि मैंने कल क्या कराया था, वो नहीं मालूम है। अभी थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं कल क्या किया या क्या इसका आंसर सही होगा। ठीक है, देखो इसको क्या करते हैं हम लोग, ऑर्थो के बेस पे लिखते हैं ना इसका आंसर, तो सही रहेगा। 1 2 3 में क्या लिखा था वो आइडिया नहीं है। देखो फ्लोरीन के केस में हमेशा ध्यान रखो, ऑर्थो इफेक्ट लगता है COH के केस में, तो हमारे पास आ गया ऑर्थो, है ना। सबसे पहले तो ये हो गया। अब क्या होगा बताओ इसके बाद, ऑर्थो के बाद क्या होगा। ऑर्थो मतलब इस पोजीशन को बोलते हैं ना, एसिडिक करेक्टर पूछ रहा हूं मैं आप लोगों से। ये हो गया, इसके बाद कौन सा था बताओ, कौन सा। देखो या हाँ, थर्ड वाला। यहाँ पे -I लग रहा है, और यहाँ पे जो है +R डोमिनेंसी दिखा रहा है ओवर दी -I। तो यहाँ -I ले आओ, मतलब मेटा लिख लो, है ना, जिससे मुझे आइडिया लगे कि अच्छा मैंने आपको यही लिखा है जो होता है एक्चुअली में। 1 2 3 4 पे पता नहीं लग पाया, ऑर्थो पे ये आ गया, मेटा पे -I आ गया। अब देखो क्या आएगा, ये सिंपल आएगा, सिंपल, इसको बोलते हैं सिंपल। और क्योंकि उस पर +R लग गया है तो इसको बोलते हैं पैरा। ये ध्यान रखना है ना, 1 2 3 4 से ज़्यादा ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। सबसे पहले ऑर्थो, ठीक है, और उसके बाद दिस वन एंड दैट। ठीक है, ये ऑर्थो इफेक्ट क्योंकि ऑर्थो पोजीशन के हिसाब से। अब क्लोरीन के केस में देखो, इसमें भी सिंपल वगैरह के हिसाब से देख लेते हैं ताकि कोई गलत के चांस ना हो। 1 2 3 में आइडिया नहीं लग पाता एक बार, तो ये ध्यान रखना आप लोग, है ना। ये क्लोरीन का केस है, मैं कल कह रहा था ना आपसे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब चलो बताओ, ऑर्थो पैरा के रेस्पेक्ट में बताओ इसे। हाँ, सबसे पहले ऑर्थो हो गया, ऑर्थो के बाद, ऑर्थो के बाद कौन सा होगा। ऑर्थो के बाद कौन सा होगा बताओ। फोर्थ, फोर्थ आप ध्यान दो, क्लोरीन में ना -I इफेक्ट लगता है, इसीलिए कल 1 2 3 में आइडिया नहीं लग पा रहा था। मैं ये सोच रहा था आपको कोई गलत ना हो जाए क्वेश्चन, है ना, इसलिए ध्यान देना बहुत जरूरी। देखो ये -I है, -I है, ये भी -I है। अब यहाँ पर भी ये क्लोरीन -I शो करता है, लेकिन माइनस इंडक्टिव इफेक्ट ना डिस्टेंस के हिसाब से जाता है, DNP के हिसाब से, ध्यान रखना, डिस्टेंस के हिसाब से, DNP रूल के हिसाब से जाता है। तो सबसे पहले मेटा में लगेगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लगेगा पैरा, फिर आएगा सिंपल। इसको अगर कल 1 2 3 के रेस्पेक्ट में आपने देखा हो तो उसको वहीं की वहीं सही कर लो अभी की अभी। और इसको ध्यान रखना, क्योंकि क्लोरीन के केस में -I यहाँ पे आ जाता है। इसमें देखो दो चीज़ें, सिंपल पैरा और यहाँ पे पैरा सिंपल। ऐसा क्यों,
जैसा हम लोग एक बार कर लेंगे ना इसको, तो मैं आपको बताऊंगा इंडक्टिव इफेक्ट कैसे लगाया जाता है। डीएनपी को रूल को फॉलो करता है। तो ये डिस्टेंस, ये तो ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसकी डिस्टेंस पास है इसके और ये दूर है। एक बार नोट करिएगा, क्योंकि क्लोरीन माइनस आई इसके बेस पे करो, 1 2 3 के बेस पे मत करो, नहीं वो समझ में नहीं आएगा। हाँ पूछो। सिंपल सिंपल, देखो दोबारा पूछो। ऑर्थो, मेटा, पैरा, सिंपल। क्योंकि कल हम लोग 1 2 3 4 कर रहे थे ना, तो मैंने बाद में देखा क्लास के बाद, मैंने कहा मैंने क्या लिखवा दिया, मुझे तो आइडिया ही नहीं है। तो ये 1 2 3 में एक आइडिया सा नहीं लग पाता। अगर ऐसे लिखेंगे तो फिर वहां बिल्कुल सही जाता है। वो सिंपल है ये ना, सिंपल का मतलब इस पर कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ। हाँ पूछो अंश। हाँ माइनस लगा रहा है ना इधर, लेकिन डीएनपी के हिसाब से नहीं, माइनस आर तो नहीं दिखाएगा, माइनस आई दिखाता है, माइनस आई है ना। इसकी रिएक्टिविटी वगैरह, हाँ क्लोरीन के लिए क्या है, दोबारा से समझो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। कि देखो जैसे मान लो इसमें बेकेंड डी ऑर्बिटल है, तो बेकेंड डी ऑर्बिटल की वजह से ये क्या है, माइनस आई शो करता है। तो माइनस आई शो करने की वजह से इसको हम पैरा पोजिशन वाले को पहले ले लेते हैं। अब इसमें क्या होता है, लेकिन इसमें यहाँ ये फ्लोरीन माइनस आई की डोमिनेंसी नहीं दिखाता, क्योंकि उसमें बेकेंड डी ऑर्बिटल होते नहीं है। तो पहले क्या है कि ये विथड्रॉइंग वाला लिया जाता है, मतलब सिंपल वाला, फिर पैरा वाला। अब ये एकदम से सही है। अगर कल कुछ ऐसा इधर उधर लिख गया हो तो उसको सही कर लो अभी की अभी, फिर आगे चलेंगे। 1 2 3 4 ना करिएगा, बस इसके केस में ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलो अब हाइपर कॉन्जुगेशन के कुछ क्वेश्चंस कराता हूं आप लोगों को, फिर नया करेंगे। वन टू थ्री फोर में स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताइए। हाइपर कॉन्जुगेशन लगाइए, स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताइए। बताओ कौन बच्चा बताएगा, इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर कौन बच्चा बताएगा। थर्ड वाला सबसे ज़्यादा होगा। देखो इसमें आप अल्फा हाइड्रोजन काउंट करो, ये कार्बन कार्बन एल्कीन है, ठीक है। अब इसके बगल वाला अल्फा है, तो यहाँ CH2 है, ठीक है। तो ये 2 अल्फा है। और यहाँ पर भी देखो ये CH2 है, ये भी 2 अल्फा है। और यहाँ पे देखो CH3 है, यहाँ पे CH3 है। तो 3 अल्फा 3 अल्फा 2 अल्फा 2 अल्फा 4 और ये 10 अल्फा। थर्ड वाले में 10 अल्फा है, ठीक है। अब देखो यहाँ चेक करो, ये एल्कीन है, एल्कीन के बगल वाले अल्फा होते हैं। तो ये जैसे ये रहे CH2, ये 2 अल्फा तो ये रहे यहाँ पे, और एक हाइड्रोजन है यहाँ पे। तो इस मॉलिक्यूल में कितने हैं, 3 अल्फा। जबकि अगर इसकी बात की जाए तो देखो यहाँ पे कितने अल्फा हैं, 2 अल्फा 2 अल्फा 4 अल्फा। और यहाँ पे अगर बात की जाए, अच्छा इसको थोड़ा नया कर देते हैं। नया ये है, इसमें और इसमें ये यूँ है। तो देखो अब क्या होगा, आप लोग देख पा रहे हो, ये एल्कीन है, एल्कीन के बगल वाले अल्फा होते हैं। तो ये CH3 ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन होगा एक, एक यहाँ पे होगा।
तो ये कितने हो गए 2 अल्फा। जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले कौन सा हो गया 3, फिर कौन सा हो गया बोलो 2 के बाद 4 के बाद 1। बताओ किस बच्चे को समझ में नहीं आया? ये ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा अल्फा ढूंढने, एल्कीन, मतलब आपको जो हाइपर कॉन्जुगेशन लगाना है कहां पे काम करेगा? एल्कीन, फ्री रेडिकल्स और कार्बोकैटायन आए वहां पे। ठीक है, इन चीजों का ध्यान रखना। सेकंड क्वेश्चन, बताओ 1 2 3 4 में स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? बताओ कौन बच्चा बताएगा? 1 2 3 4 में स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? बताओ कौन सा? अरे वेरी गुड, 2 आंसर सही है, बिल्कुल सही है। और अरे वेरी गुड, उसके बाद ओहो 4 बाद में आएगा भैया, अब फर्स्ट आएगा। अब देखो हुआ क्या, यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन काम नहीं कर रहा। आप पूछेंगे क्यों काम नहीं कर रहा? देखो इधर क्या है, ये कार्बन है, इस कार्बोकैटायन से बगल वाले को अल्फा बोलते हैं, ये अल्फा है। अल्फा पे हाइड्रोजन है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है फिर बीटा पे है। तो जब हाइपर कॉन्जुगेशन काम ना करे ना, जीओसी पूरी यानी कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी इस बात पे डिपेंड कर रही है, आ रही है। सबसे पहले एरोमेटिक कैरेक्टर देखते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में, फिर रेजोनेंस कैरेक्टर देखते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में, फिर देखते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। तो जितना जब यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन काम ही नहीं कर रहा तो फिर इंडक्टिव इफेक्ट देखते हैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है कि प्लस इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को स्टेबलाइज करता है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट किसमें है? ये ड्यूटेरियम में। समझ रहे हो ना, 3 ड्यूटेरियम है, जबकि यहाँ पर ड्यूटेरियम कितने हैं 2, और यहाँ पर ड्यूटेरियम 1, और यहाँ पर देखो सारे मिथाइल हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन काम नहीं करता वहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को निकालते हैं। बताओ समझ में आया नहीं आया? हाँ जी, तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब हमारा इंडक्टिव खत्म हो गया, हाइपर कॉन्जुगेशन। थोड़ा सा हाइपर कॉन्जुगेशन में 1 2 चीजें और बता रहा हूं आपको। मान लो कहीं पर रेजोनेंस आ जाए और हाइपर कॉन्जुगेशन आ जाए, तो आपको रेजोनेंस को प्रायोरिटी देनी है।
इन मॉलिक्यूल्स में स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ क्या होगा। बताओ मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। हाँ जी, कौन बच्चा बता रहा है, बताओ। अब देखो इस मॉलिक्यूल्स में आप ये देखो कौन सा मॉलिक्यूल रेजोनेंस में जा रहा है, आर एस में कौन सा जा रहा है, फ्री रेडिकल। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये रेजोनेंस में जा रहा है क्योंकि फ्री रेडिकल के कॉन्जुगेशन में जैसे ही होता है ना, डबल बॉन्ड। समझ रहे हो ना मेरी बात। देखो यूं जाएगा ये, यूं और ये यूं, इस तरीके से, तो यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा, एक फ्री रेडिकल यहाँ जनरेट हो जाएगा, यानी ये रेजोनेंस में जा रहा है फ्री रेडिकल। अब देखो ये वाला फ्री रेडिकल रेजोनेंस में जा रहा है, ये फ्री रेडिकल रेजोनेंस में नहीं जा रहा, ये फ्री रेडिकल रेजोनेंस में नहीं जा रहा। रेजोनेंस का मतलब क्या है, रेजोनेंस का मतलब है कॉन्जुगेशन होना, कॉन्जुगेशन इन बिटवीन फ्री रेडिकल एंड डबल बॉन्ड। अब देखो है क्या यहाँ पे, कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड और फ्री रेडिकल आना। समझ रहे हो ना, यहाँ पे रेजोनेंस होगा तो यहाँ पे आर आ रहा है रेजोनेंस, और यहाँ पर भी रेजोनेंस आ रहा है, जबकि यहाँ पर केवल सिंपल हाइपर कॉन्जुगेशन है, और यहाँ भी हाइपर कॉन्जुगेशन 3 से देखते हैं, फ्री रेडिकल, कार्बोकैटायन एंड एल्कीन। अब देखो अगर हम लोग इसके अकॉर्डिंग देखें तो इसमें मान लो ये फ्री रेडिकल है, तो इस फ्री रेडिकल के अकॉर्डिंग अगर हम जाएंगे तो कितने अल्फा हैं, देखो इसके अकॉर्डिंग ये अल्फा और ये अल्फा। तो पहले रेजोनेंस वालों को निकाल लेते हैं बाहर। अब अगर मैं यहाँ पे पूछूं कितने अल्फा हैं, मान लो अगर आप एल्कीन से भी चेक करना चाहो तो यहाँ पे 2 ये रहे और 1 ये रहा, 3 इस फ्री रेडिकल से, यहाँ पे टोटल 3 अल्फा हैं। ठीक है, कितने, ये एल्कीन से यहाँ पे मैंने 2 काउंट कर लिए हैं, 2, और इस फ्री रेडिकल से अगर मैं काउंट करूँगा तो 1 यहाँ कर लिया है, तो 3 अल्फा है इधर। और यहाँ पे अगर जाएं तो ये फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल से ये 2 अल्फा ये रहे यहाँ पर, ये एल्कीन से 1 ये रहा, 3। ठीक है, और देखो ये एल्कीन का एक इधर है, ये 3, एल्कीन से नेक्स्ट वाला कार्बन जो है वो ये रहा, तो इधर ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा कौन सा होगा स्टेबिलिटी का, 1, फिर 2 आ गया। 1 2 कैसे किया हमने, रेजोनेंस के बेस पे। रेजोनेंस डिसाइड नहीं कर पा रहा दोनों को, इसलिए फिर हाइपर कॉन्जुगेशन लगाया। तो इसमें टोटल 6 अल्फा हैं, उसमें 3 अल्फा हैं, तो 1 2 आगे स्टेबिलिटी का। अब इन 3 4 में देखो आप अल्फा की पोजीशन, तो यहाँ अगर जाओगे तो ये अल्फा है, यहाँ अगर जाओगे तो ये अल्फा है, और यहाँ अगर जाओगे तो ये अल्फा है। तो 3 तो ये हो गया, 3 और 1 4, 4 और 2 कितने हो गए, 6। ठीक है, अरे इस एल्कीन से जा रहे हो तो 7, तो टोटल काउंट कर रहे हो तो 7 अल्फा है यहाँ पे इस कंडीशन में। अब अगर यहाँ अल्फा की बात करें तो ये इधर अल्फा कार्बन है, कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है, 3 एंड 1 4 एंड 1 5। ठीक है, और यहाँ पे अगर करोगे तो 5 और 2 7 7, और यहाँ पे 1 8। ठीक है, क्योंकि इस एल्कीन के बगल वाला ये रहा, तो यहाँ पे एक कार्बन होगा, कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन। दोबारा से सुनो, 3 तो ये हो गए, 3 और ये रहे 2, 3 और 2 5, 5 1 6, 6 1 7, 7 1 8, काफ़ी सारे अल्फा हैं इसमें। तो फिर आ गया 4, फिर आ गया 3। बताओ किस बच्चे को समझ में नहीं आया। क्या हो गया, फोर्थ कंडीशन और फोर्थ और थर्ड, पहला दूसरा, पहले दूसरे, हाँ पहला दूसरा इसलिए नहीं आया होगा क्योंकि रेजोनेंस नहीं कराई ना मैंने अभी, रेजोनेंस कराऊंगा तो आएगा। देखो
रेजोनेंस होती क्या है, ध्यान से सुनना। रेजोनेंस होती है, पहले सिंपल में समझो रेजोनेंस क्या होती है। मान लो यहाँ पे ये फ्री रेडिकल है, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड है। अब यहाँ रेजोनेंस हो जाएगी। रेजोनेंस का मतलब क्या है, एक बॉन्ड सिंगल आना फिर डबल आना। कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब देखो इसमें कैसे रेजोनेंस होगी, ये यूं आएगा, ये यूं चला जाएगा। अगली आर एस, क्योंकि मैंने आपको अभी रेजोनेंस बताई नहीं है, तो अगर यहाँ पे देखोगे तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, और ये खिसक करके जो फ्री रेडिकल है यहाँ आ गया। समझ में आया नहीं आया बताओ। ये इसको बोलते हैं रेजोनेंस। अब मान लो सेम क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ, देखो ये यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड है और ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड पे फ्री रेडिकल है, तो यहाँ रेजोनेंस हो जाएगी नहीं हो जाएगी, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, फ्री रेडिकल आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे देखो, इस डबल बॉन्ड को, फ्री रेडिकल को मेंटेन करोगे तो इस तरीके से, फिर यूं इस तरीके से। वहाँ पे सीखना, फिलहाल अभी ये सीखो कि यहाँ पे ये बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ फ्री रेडिकल आ जाएगा, तो इसको बोलते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस मतलब कॉन्जुगेशन में जाना, फ्री रेडिकल का, कार्बोकैटायन का, कार्बेनाइन का, ठीक है। ये हो गए हमारे सारे केस, किसके, हाइपर कॉन्जुगेशन के। हाइपर कॉन्जुगेशन आपको इस बेस में भी दे सकता है क्वेश्चन को। नेक्स्ट, पहले आज आपको सिखा रहा हूं, क्या हो गया, हाँ तो वो जब हमने यहाँ रेजोनेंस देखा ना, ये भी रेजोनेंस में, ये भी रेजोनेंस में। अब अल्फा काउंट करो, दोनों रेजोनेंस तो डिसाइड नहीं कर रहे ना, अब कौन सी चीज लानी है आपको, अल्फा। तो अल्फा कैसे काउंट करोगे, यहाँ पे इसके अल्फा काउंट करने। तो अल्फा के लिए देखो क्या क्या कंडीशन हो सकती है। यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, ये अभी फिलहाल डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड के बाद वाले दो अल्फा, ठीक है। और ये यहाँ फ्री रेडिकल है, इस फ्री रेडिकल के पास ये कार्बन है, कार्बन ये अल्फा है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो 3 अल्फा। तो इस मॉलिक्यूल में टोटल अल्फा कितने हैं, 3। हाइपर कॉन्जुगेशन अगर लगाएं तो। अब जरा इधर की तरफ देखो, मतलब आपको एल्कीन से भी देखने, फ्री रेडिकल से भी देखने। अब देखो ये एल्कीन है ना, अगर आप देखोगे तो ये वाला भी अल्फा है, देखने में बहुत सारे अल्फा दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इससे नेक्स्ट वाला अल्फा, ये अल्फा, तो 4 तो यही हो गए। अब देखो इधर की तरफ देखोगे तो 3 अल्फा, 7, इधर की तरफ देखोगे तो 9 अल्फा हो गए, नहीं हो गए। तो रेजोनेंस तो ठीक है, पहले मॉलिक्यूल में रेजोनेंस ही देखो, रेजोनेंस के बाद अल्फा चेक करने, तो इधर 7 9 करीबन है, उधर 3 है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो गया, फर्स्ट वाला। बताओ समझ में आया नहीं आया। क्या, क्या अल्फा, नहीं कोई नहीं, मुझे ये बताओ इसमें 3 हैं, इसमें 6 हैं, तो आंसर किसको दोगे। हाँ तो मैं वही कह रहा हूँ, है ना, वो तो कोई नहीं, आप काउंट कर लो, उसमें तो समझ में आ जाएगा। बट ये इसमें सेकंड वाले में कम है, ये आपको दिख रहे होंगे, है ना, सेकंड वाले में। हाँ फोर्थ वाले की अल्फा काउंट करवा देता हूँ, देखो ध्यान से देखना है ना। ये जैसे एक आध बच्चे को रेजोनेंस नहीं आई ना, वहाँ पे आ जाएंगे ये क्वेश्चन समझ में, तो इसलिए ज़्यादा टेंशन मत लो, जब रेजोनेंस सिखाएंगे तो आपको बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएंगी। देखो फोर्थ वाले के काउंट करवा रहा हूँ, ये फ्री रेडिकल है, इससे देखो ये रहे अल्फा, ये CH3 है यहाँ पे, तो 3 अल्फा तो ये रहे, और 2 अल्फा ये रहे, ठीक है, 3 और 2 5। इस फ्री रेडिकल से देख रहे हैं, अभी सारे इन्वायरमेंट देख लो, सारी जगह एक यहाँ पे होगा, क्योंकि 3 वैलेंसी तो ये रही, एक हाइड्रोजन होगा,
तो इसके अकॉर्डिंग 4 यहाँ हो गए। अब जरा मैं इसके अकॉर्डिंग देख लूँ। अब इसके अकॉर्डिंग देखोगे आप इस एल्किन के तो एक ये रहा, और अगर इसके अकॉर्डिंग देखोगे तो 2 ये रहे। तो 1 और 2 3 ये रहे, और यहाँ पे कितने थे 2 और 3 4 6 ये रहे, और 3 ये रहे, 9 लगभग है। सही है। नेक्स्ट देखिए, अगला हम लोग टॉपिक सबसे पहले ले रहे हैं रेजोनेंस करेंगे। रेजोनेंस से पहले एरोमेटिक सिखाता हूं आपको। तो हमारे पास मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, मॉलिक्यूल्स में 3 टाइप का कैरेक्टर होता है बेसिकली। कौन कौन सा? एक होता है एरोमेटिक, एक होता है नॉन एरोमेटिक, एक होता है एंटी एरोमेटिक। तो कोई भी जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, रिंग वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनमें 3 टाइप के कैरेक्टर पाए जाते हैं। एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। सबसे पहले आप इसकी कंडीशन लिख लो तीनों की। 5 से 10 मिनट लगेंगे आपको समझने में, फिर आपको सारे बच्चों को समझ में आएगा। तो देखो, एरोमेटिक की जो कंडीशन होती हैं, नंबर 1 अकॉर्डिंग टू हकल, इसमें हकल रूल लगता है, ठीक है। हकल रूल के हिसाब से इसमें 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अब ये n यहाँ पे क्या है? n एक इंटीजर है जिसकी वैल्यू 0 1 2 3 4 एसेक्ट्रा हो सकती हैं। मान लो अगर हम n की वैल्यू 0 रखते हैं यहाँ पे, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हमें दिखाई देंगे। अगर यहाँ पे 1 रखते हैं तो 4 बन जा 4 + 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ पे अगर 2 रखते हैं, 4 2 जा 8 + 2 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर मान लीजिए n के प्लेस पर 3 रख करके देखें, 12 + 2 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। n के प्लेस पर अगर मान लीजिए 4 रख के देखें तो 16 + 2 18 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जब भी कभी किसी रिंग में इस तरीके से इलेक्ट्रॉन सिस्टम पाया जाता है तो वहाँ पर हकल रूल अप्लाई होगा और उसके अकॉर्डिंग ये सिस्टम एरोमेटिक होगा। अब मान लो अगर हम इसमें नॉन एरोमेटिक कैरेक्टर के लिए देखें कंडीशन, तो नॉन एरोमेटिक कैरेक्टर के लिए 4n भी हो सकता है और 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं। अभी आप लोग नोट करते रहना मेरे साथ, 10 मिनट लगेंगी कम से कम चीज़ों को करने में, फिर आपको समझ में आ जाएंगे। एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर की तरफ हम देखें तो 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है। अब n मतलब समझ जाइए n इंटीजर है, तो यहाँ पे 4 की वैल्यू, वो n की वैल्यू रख करके देखेंगे, उसके हिसाब से हमें देखना है कि सिस्टम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। सेकंड कंडीशन जो इसकी है वो है सिस्टम मस्ट बी प्लेनर। अब जैसे ही एक प्लेनर वाली वर्ड आया तो प्लेनर का मतलब होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। सिस्टम मस्ट बी प्लेनर मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें जो सिस्टम होगा वो प्लेनर नहीं होगा। सिस्टम इज नॉट प्लेनर, यानी कि उसका मतलब हुआ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जब प्लेनर नहीं होगा तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन।
अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें 4n, तो इसमें भी बोलते हैं सिस्टम मस्ट बी प्लेनर। मस्ट बी प्लेनर मीन्स sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, नोट करो एक बार कंडीशन। अब देखो नेक्स्ट वाला ये हमारे पास देखो किसी बच्चे की वॉइस आ रही है, थोड़ा सा माइक ऑफ करो, है ना। हाँ, देखो अब इसमें ना क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेशन में होना चाहिए। तो सिस्टम मस्ट बी इन कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन का मतलब हुआ रेजोनेंस, है ना। और इसमें सिस्टम नॉट इन कॉन्जुगेशन। नॉट इन कॉन्जुगेशन, है ना। अब इसमें भी हम क्या बोलेंगे, सिस्टम कॉन्जुगेशन में होना चाहिए। तो सिस्टम मस्ट बी इन कॉन्जुगेशन। अब देखो कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है, कॉन्जुगेशन का मतलब होता है रेजोनेंस। अब रेजोनेंस में कैसे जाएगा ये सिस्टम, जैसे मान लो यहां पर ये कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, पहले तो ये देखो ये वाले कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, 2, 1 2, तो 2 है ना, तो इधर देखो 2 यहां पे होंगे, कहने का मतलब ये एरोमेटिक होगा। अब रेजोनेंस वाली बात कैसे चल रही है, एवरी कार्बन इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, एवरी कार्बन। कैसे, इसको यूं खींच के लाओ। अब जैसे ही आप इसको यूं खींच के लाओगे तो अगली RS कैसे हो जाएगी, बोलो। यहां पे आ गया दिस एंड दिस। अगली RS कैसे लाओगे, अगली RS खींच के लाओ यूं, तो अगली RS के लिए ध्यान रखो ये आ गया, यहां पे आ गया। तो हो क्या रहा है इसमें, रेजोनेंस। सिस्टम कैसा हो रहा है, साइक्लिक, साइकिल टाइप की चल रही है, नहीं चल रही है, इस तरीके से, है ना। अब देखो इसमें क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल ये आ गया। अब आपको कैसे पता लगा कि ये नॉन प्लेनर है, नॉन प्लेनर सिस्टम इज नॉट प्लेनर। नॉट प्लेनर मींस नॉन प्लेनर होना चाहिए। अब ये कंफर्म हो गया, देखो एक कार्बन इसमें ऐसा है जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, ये कार्बन तो है, बट ये जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। जैसे ही पता लगा वैसे ही नॉन एरोमेटिक कैरेक्टर आ गया इसमें। बताओ समझ में आया नहीं आया। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हम इस तरीके से मॉलिक्यूल को देख रहे हैं, ये हमारे पास नेगेटिव है। अब आप देखिए इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। और सेकंड थिंग क्या हो रही है इसमें कि एवरी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और रेजोनेंस भी है। कैसे, देखो यूं ये खिंच के आया, अगला वाला इधर शिफ्ट हो गया, तो अगली RS जो जाएगी वो कैसे जाएगी, इधर ऐसे आएगी। ये नेगेटिव यहां पे आ गया और ये डबल बॉन्ड यहां आ गया। अब देखो अब क्या कर सकते हो आप, इसको घुमाइए इधर और इसको घुमा दीजिए इधर, तो अगली RS जो बनने वाली है वो क्या बनेगी, लाइक दिस, लाइक दिस। बताओ समझ में आया नहीं आया। मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स देखो यहां पे आ ही नहीं सकते, क्योंकि यहां पे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन चल रहा है, तो यहां पे चाहे तो 2 होने चाहिए, चाहे फिर 6 होने चाहिए, तो यहां पे 4 का कोई रोल नहीं है। तो 4 का फिर किस में रोल है, बेसिकली इस वाले में। तो ये कैसा होगा, एंटी एरोमेटिक। बताओ थोड़ा बहुत समझ में आया नहीं आया। हाँ,
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब बताओ ये कैसा होगा बेंजीन, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक? एरोमेटिक होगा। कैसे पता लगा ये एरोमेटिक होगा? हाँ, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। एवरी कार्बन क्या है? एवरी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन मतलब प्लेनर है, सिस्टम कैसा है? प्लेनर है, तो ये एरोमेटिक है। अब मान लो इसी क्वेश्चन को कुछ ऐसे लिख देता, ठीक है, तो इसमें कौन सा होता बेसिकली? नॉन एरोमेटिक है ना, कुछ भी हो सकता है उसमें। इलेक्ट्रॉन्स ना देख करके ये देखते हैं कि अगर एक भी कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गया कहीं पे तो नॉन एरोमेटिक है ना, इस तरीके से ध्यान रखना है। अब जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं ये सिस्टम कौन सा है, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, तो कौन सा होगा बताओ? हाँ, ये एंटी एरोमेटिक है। कैसे पता लगा? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स और सिस्टम कॉन्जुगेशन में। कॉन्जुगेशन का मतलब ये हुआ ये रेजोनेंस में जा रहा है ना, ये ध्यान रखेंगे। अब बताओ ये कैसा सिस्टम है? बिल्कुल सही है। हाँ भाई, और बच्चों को समझ में आ रहा है या चल रहा है सब कुछ? क्या कह रहे हो? बाकी बच्चों को समझ में आ रहा है अभी? देखो ये कौन सा वाला होगा? ये कौन सा वाला होगा? नॉन एरोमेटिक, बिल्कुल सही है। अरे नॉन एरोमेटिक लिखना था इसको, नॉन एरोमेटिक। अब बताओ ये सिस्टम कैसा है? ये सिस्टम कैसा है? बिल्कुल सही है, सही है, एरोमेटिक होगा भैया ये तो। एंटी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बताओ? अरे वेरी गुड, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है भैया इसके। देखो दोबारा से सुनो, 1 2 3 4 5 6, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन जैसे ही हो जाएंगे वैसे ही एरोमेटिक है। और देखो अब ये बताओ कैसा है? एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक? कौन सा वाला होगा? एरोमेटिक है ना ये। सही है, तो देखो ये एरोमेटिक है। आपको कैसे पता लगा? ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। आप कहोगे नहीं इधर तो 4 हो रहे हैं, 4 नहीं होंगे, ये रेजोनेंस हो रही है इधर, ये इधर जाएगा डबल बॉन्ड फिर यहाँ आ जाएगा। समझ पा रहे हो मेरी बात? क्या कह रहे हो नया? ये यहाँ पे प्लस है, ये यहाँ पे प्लस और हो गया, फिर ये यूं मूव करेगा, फिर ऐसे करके, लेकिन 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स ही रहेंगे, तो एरोमेटिक है। ठीक है,
अब मान लो ये क्वेश्चन ऐसे आ गया तो कैसा है बताओ, ये कैसा होगा? अब ये एरोमेटिक होगा क्योंकि इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन घूमते रहेंगे, ये इधर आएगा वो इधर चला जाएगा, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन मूव करते रहेंगे, तो ये एरोमेटिक है। अब ये कैसा है बताओ? एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, कौन सा वाला होगा? बोलो भाई। नॉन, कौन सा वाला होगा बताओ ये? अच्छा देखो, बोरॉन क्या करेगा, बोरॉन के पास वेकेंट पी ऑर्बिटल है, ठीक है, तो ये डेफिशिएंसी है, तो डेफिशिएंट है तो क्या करेगा ये बताओ? ये तो इधर चला गया ना, इधर चला गया तो बोरॉन के पास क्या रह जाता है? पॉजिटिव रह जाएगा, तो पॉजिटिव रह जाएगा तो कौन सा रह जाएगा बताओ? नॉन होगा, एंटी होगा? तो एंटी एरोमेटिक है, ध्यान रखना है ना। अब मान लो अगर यही क्वेश्चन कुछ ऐसे आ जाता तो बताओ ये कैसा है? ये CO लगा हुआ है, बोलो। ओहो, देखो ये खींच लेगा, ये तो नेगेटिव, ये पॉजिटिव, अब कैसा होगा बोलो? कौन सा? हाँ, एंटी एरोमेटिक होगा। इसमें ये देखना पड़ता ना डायरेक्शन, बॉन्ड की डायरेक्शन नहीं देख रहे हो आप लोग, बॉन्ड की डायरेक्शन किधर जाएगी? ये ज़्यादा देर तक थोड़ी ना ऐसे ही रुकेगा, ऑक्सीजन कहेगा भैया लाओ शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन तुम निकलो जरा साइड से, तो ऐसा करके जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो इस पर पॉजिटिव पड़ेगा, ये कॉन्जुगेशन आ रहा है तो यहाँ 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, आप जानते हो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। ये ट्रोपोलियम आइन बोलते हैं इसको, ट्रोपोलियम। आपको बताना अब ये कैसा होगा ट्रोपोलियम, 7 मेंबर्ड रिंग है, 7 मेंबर्ड रिंग कैसा होता है? एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक? ट्रोपोलियम आइंस है ये, बोलो कैसा है? दोबारा से साफ बना दूं? सही बना देता हूं एक बार और इसको ढंग से बना देता हूं, है ना थोड़ा। ये कुछ ऐसे है। अब ये कैसा होगा? एरोमेटिक है ना, क्यों? 6 पाई इलेक्ट्रॉन है ना, और ये कॉन्जुगेशन में सारे के सारे, एवरी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो एरोमेटिक होगा। अब ये बताओ ये कैसा है मॉलिक्यूल? हाँ, ये एंटी एरोमेटिक है क्योंकि इसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मेंबर्ड रिंग है। लेकिन ये जनरली क्या होता है पता है, ये ज़्यादातर टब लाइक स्ट्रक्चर में चली जाती है। एंटी एरोमेटिक जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, इसलिए अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए ये इस फॉर्म में ना एग्जिस्ट करके टब लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है। सही है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये टब लाइक स्ट्रक्चर में क्यों चली गई? क्योंकि जो एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, तो ये इसमें एग्जिस्ट ना करके इसमें करती है। तो देखो स्टेबिलिटी का ऑर्डर चेक करते हैं एक बार, है ना। अब स्टेबिलिटी मीन्स सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होती है? एरोमेटिक कंपाउंड की। फिर किसकी होती है? नॉन एरोमेटिक की। फिर सबसे कम किसकी होती है? एंटी एरोमेटिक की। नोट करते रहना सारी चीज़ों को।
ठीक है, इस तरीके से। अब देखो एक चीज ध्यान रखना, एक आता है सॉल्ट, सॉल्ट की फॉर्म में बना देगा, उसको क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। लेकिन कोई नहीं, एक सॉल्ट बताता हूं मैं। मान लो अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो उसको भी एरोमेटिक ही टिक लगा के आना होगा, ये एरोमेटिक। मान लो कोई ये आया हुआ है, एक सॉल्ट बना के उसने यहां रख रखा है, तो आपसे पूछे क्या है ये, तो आप ये सोचो अच्छा प्लस माइनस का पता नहीं, कहीं ऐसा ना हो बॉन्ड बना लें और 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं। तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स में आप लोग सोचो अच्छा ये तो एंटी एरोमेटिक हो गया। ऐसा नहीं है, ये क्या है, मॉलिक्यूल्स स्टेबल है। तो ये जो है सॉल्ट बना रहा है, तो ये कैसा होगा, एरोमेटिक। तो आपको ऐसा भी देखना है कि कहीं पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और कॉन्जुगेशन में पूरा मॉलिक्यूल्स आ रहा है, तो उसकी बगल में कोई सॉल्ट लिखा हुआ है, तो वो कंपाउंड जो है एरोमेटिक ही होगा। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखना है। अब मान लो मैं किसी बच्चे से पूछूं ये कैसा कंपाउंड है, बताओ ये कैसा वाला होगा। बताओ कैसा होगा ये। देखो अब ये क्वेश्चन मैं कल होमवर्क के लिए दे रहा हूं आपको, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, मान लो अगर यूं बॉन्ड खिंच करके आ जाएगा तो ये एरोमेटिक होगा, अगर ये बॉन्ड ऐसे करके चला गया तो एंटी एरोमेटिक होगा। तो ये कल आपके लिए होमवर्क है, कल मुझे बताइएगा कि ये मॉलिक्यूल्स कैसे होगा। ठीक है, और जहां से भी आप करोगे तो वहां से एक नई चीज आपको ये मिल जाएगी कि एरोमेटिक के कोई क्वेश्चन और आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नोट कर लो, ये होमवर्क में आपको बताना है। जैसे मान लीजिए हमारे पास हेट्रो कंपाउंड आते हैं लाइक दिस। हेट्रो का मतलब है कि पहले कार्बन कार्बन के बीच में कोई दूसरा एटम ट्रैप कर देना, दैट इज कॉल्ड द हेट्रो साइक्लिक। जैसे कि ये, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूरान। तो फ्यूरान क्या है बताओ, एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, क्या चीज है फ्यूरान, बोलो भैया। इस पे लॉन पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ध्यान रखना इस पे 2 लॉन पे इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऐसे लॉन पे इलेक्ट्रॉन्स जो किसी मॉलिक्यूल की एरोमेटिक कैरेक्टर को बढ़ाते हैं उसको बोलते हैं हकल लॉन पे इलेक्ट्रॉन्स। दोबारा से सुनो, ऐसे लॉन पे इलेक्ट्रॉन्स जो किसी रिंग में जा करके उसकी एरोमेटिक कैरेक्टर को इंक्रीज करते हैं उसको बोलते हैं हकल लॉन पे इलेक्ट्रॉन्स। और जो ऐसे लॉन पे इलेक्ट्रॉन्स जो जाते ही नहीं है, रहते तो हैं मॉलिक्यूल्स पे, एटम पे, लेकिन जाते नहीं है, एरोमेटिक कैरेक्टर में टेक पार्ट नहीं करते, उनको बोलते हैं नॉन हकल लॉन पेयर। तो इसमें 2 तरीके के लॉन पेयर हैं, इन वाले इलेक्ट्रॉन्स को बोलेंगे हकल लॉन पेयर, हकल लॉन पेयर, और इनको बोलेंगे नॉन हकल। ठीक है, क्यों, देखो इसमें सारे इलेक्ट्रॉन तो जाएंगे नहीं। आप पूछेंगे क्यों नहीं जाएंगे, भाई इस पे लॉन पेयर 2 हैं, मान लो अगर दोनों लॉन पेयर अंदर चला जाए तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, सिस्टम कैसा हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। और कोई भी मॉलिक्यूल्स क्या चाहता है, चाहे मैं हूं, आप हो, वट कोई भी हो, क्या चाहता है, स्टेबल की तरफ, भाई ये हो जाऊं, कभी ऐसा नहीं जाता कि उधर कूद जाऊं नीचे। तो सिंपल सी बात है, तो यहाँ दोनों लॉन पेयर तो जाएंगे नहीं अंदर, एक ही लॉन पेयर जाएगा। तो एक लॉन पे इलेक्ट्रॉन्स गया तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, एरोमेटिक कैरेक्टर। बताओ समझ में आया नहीं आया। तो इसको बोलते हैं एरोमेटिक फ्यूरान। ठीक है, अब इसको कौन बच्चा बताएगा क्या चीज है ये, बताओ। बोलो कौन बच्चा बताएगा। वेरी गुड, एरोमेटिक है और इसका नाम क्या होगा, पाइरोल। ठीक है, अब देखो ये हेट्रोसाइक्लिक है। अब मैं आपसे पूछूं इसको क्या बोलते हैं हम लोग, थायोफीन, इसको बोलेंगे थायोफीन। मेरी बात समझ रहे हो आप लोग, थायोफीन। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ये भी एरोमेटिक है, ध्यान रखना।
एक क्वेश्चन आपके लिए ये है कि एक मेरे पास पाइरोल है, एक मेरे पास फ्यूरान है और एक मेरे पास थायोफीन है। कौन बच्चा बताएगा इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? सारी स्ट्रक्चर आपके सामने लिखी हुई हैं, कॉन्सेप्ट लगाओ और बताओ। ऑर्गेनिक में इतना भयंकर कॉन्सेप्ट कर दो कि कोई क्वेश्चन रह ना पाए। तो बताओ कौन बच्चा बताएगा इन तीनों में स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? आप लोगों के सामने तीनों स्ट्रक्चर हैं, फ्यूरान, येरा, पाइरोल और थायोफीन। बताओ भाई कौन बच्चा बता रहा नया? अच्छा बताओ सल्फर में बेक एंड डी ऑर्बिटल है या नहीं है? सल्फर में बेक एंड डी ऑर्बिटल होने की वजह से इसमें ध्यान रखिएगा 6 स्ट्रक्चर बनती हैं, इसकी आरएस ज्यादा बनेंगी। क्यों बनेंगी आरएस? क्योंकि इसमें इसके बेक एंड डी ऑर्बिटल में जाता लगेगा इलेक्ट्रॉन, तो जितनी ज्यादा आरएस बनेंगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा हो गया, ध्यान रखना, थायोफीन। अब इन दोनों में डिसाइड करके बताओ कौन बच्चा बताएगा इन दोनों में कौन स्टेबल होगा? थायोफीन तो अलग हो गया, मतलब उसकी ज्यादा आरएस बनेंगी। क्यों बनेंगी? क्योंकि इसमें बेक एंड डी ऑर्बिटल है, इसलिए बनेंगी। अब उसका बताओ आप लोग, थायोफीन पाइरोल में कौन ज्यादा स्टेबल है? अच्छा देखो होगा क्या, यहां पे जैसे ही लॉन पेयर अंदर जाएगा वैसे ही इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसका लॉन पेयर अंदर जाएगा वैसे ही इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये तो आप लोग पहले से ही जानते हो। पॉजिटिव चार्ज को ज्यादा देर तक कौन रख सकता है अपने ऊपर? बोलो। पॉजिटिव चार्ज को ज्यादा देर तक अपने ऊपर कौन रख सकता है? कौन सा? हाँ बिल्कुल सही है, पाइरोल होगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑलवेज बियर पॉजिटिव चार्ज, बट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे रख दिया आपने, काम गड़बड़ हो जाएगा। समझ रहे हो? तो कहने का मतलब क्या है कि उसके बाद कौन सा आ गया? थायोफीन के बाद थायोफीन। अब इसको नोट कर लो आप लोग, थायोफीन थर्ड पे लिखा हुआ है, फिर है पाइरोल, फिर है फ्यूरान। नोट करो फटाफट, स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, ध्यान रखना। कल जो होमवर्क दिया है उसको करके लाना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आगे यहीं से शुरू करेंगे और कल आपको कराऊंगा रेजोनेंस। आज यहीं तक रहने देते हैं। अभी इसमें क्वेश्चन रह गए, क्वेश्चन कराऊंगा कल मैं आपको काफी सारे। ठीक है, चलो कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच। तुझे अपना